स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो कि हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का कंसेप्ट है वो क्या है। तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Every official statute make provision for the determination of value as tax which is normally payable on ad valorem basis. In GST also tax is payable on ad valorem basis. Ad valorem क्या होता है कि कोई भी वैल्यू पे परसेंटेज लगाना, परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, यानी एड वैल्यूम बेसिस, यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है, वैल्यू है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाना। तो जीएसटी कुछ परसेंटेज पे ही चलता है, ऐसे ही चलता है ना, एड वैल्यूम बेसिस पे। वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएसटी। देखिए, जो आपने गुड्स की जो सप्लाई हुई है, गुड्स की या सर्विसेज की, उसको उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपको वैल्यू ही नहीं पता होगी गुड्स और सर्विसेज की, तो आप किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो जो परसेंटेज टैक्स लगाओगे आप, एड वैलोरम यूज़ करोगे जो कंसेप्ट है, तो वो जो परसेंटेज है वो किसी वैल्यू पर लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए वैल्यू डिटर्मिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी के अंदर। Valuation of supply primarily revolves around the determination of value of supply of goods and services on which tax is to be levied. यानी कि जो सप्लाई है उसकी वैल्यूएशन करना प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड किसके चारों ओर घूमता है कि हमें जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करवाई हैं, हमने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन के चारों तरफ घूमता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाना होता है हमको। तो देखिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये याद करना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन कौन सा है। सेक्शन 15 है, ठीक है, सेक्शन 15। और जिससे पहले मैंने आपको आईटीसी का पहले करा दिया है चैप्टर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 है। और जो इससे नेक्स्ट आ जाता है आईटीसी का यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका सेक्शन 16 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 है। अब देखिए फ्लो चार्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकाली जाएगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि जो सप्लाई आप ले रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, जो जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर हमारे पास उस सप्लाई की है, तो उसके बेस पर अगर हम सप्लाई को वैल्यूएट कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि जब हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो हम कैसे वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पे। आगे देखिए, वैल्यूएशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाईज, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड सप्लाई होती हैं, उनकी वैल्यूएशन आप किस तरीके से करोगे। नॉर्मल सी बात है, सिंपल वैल्यूएशन का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर जीएसटी लगना है, जो सप्लाई, मान लो हमने कोई गुड्स खरीदी है, हमने कोई सर्विस ली है, तो उस गुड्स का प्राइस कितना है, यानी वो गुड्स कितने रुपए में वैल्यूएट हो रही है, जितने रुपए में वैल्यूएट हो रही है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसलिए वो वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पे वैल्यूएशन हो रहा है, तो सेक्शन 15(1), 15(2) और 15(3) अप्लाई होगा यहाँ पर। तो 15(1) में क्या कहता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू के इक्वल होगी। जितने भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मान लो जितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है उस गुड्स को लेने के लिए, उस सप्लाई को लेने के लिए, तो वही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और 15(2) में है कंपलसरी इंक्लूजन वैल्यू ऑफ सप्लाई, की कुछ चीज़ें हैं जो कंपलसरी इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। वो आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। और सेक्शन 15(3) कहता है एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कुछ ऐसे डिस्काउंट भी होंगे जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से पहले माइनस करेंगे, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। तो यानी कि देखो, पहला केस ये बोलता है
जब हमें टैक्स ट्रांजेक्शन वैल्यू के बेस पे लगाना है कि जितने रुपए में गुड्स ट्रांसफर हुई है, हमारे पे गुड्स ट्रांजेक्शन हुई है, वो वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई के रूप में मानेंगे। और कुछ एक कंपलसरी इंक्लूजन होता है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रांजेक्शन वैल्यू में हमें ऐड करना पड़ता है, फिर उसके बाद जीएसटी लगाई जाएगी। और कुछ एक ऐसे डिस्काउंट होते हैं जो हमें ट्रांजेक्शन वैल्यू में से माइनस करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 15(1), 15(2), 15(3). और अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू हमें पता नहीं है तो 15(4) लगेगा। तो उसमें जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू अंडर रूल्स 2017, रूल्स 2000 जो जीएसटी के रूल 2017 के अकॉर्डिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू डिटरमाइन होगी। और स्पेसिफाइड सप्लाईज के रूप में सेक्शन 15(5) लगेगा और ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होगा। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) को कॉन्टिन्यूस फुल फॉर्म में। देखिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15, फर्स्ट है ट्रांजैक्शन वैल्यू। आप यहीं पे जो फ्लो चार्ट है वहाँ देखते जाइए। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, जो मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, उस गुड्स और सप्लाई को लेने के लिए जो रियल में एक्चुअली आपने प्राइस पे किया है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। नीचे देखो लिख रखा है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई, जो रियल में प्राइस पे किया है। इफ कंडीशन सेटिस्फाई, 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी है? सप्लायर एंड द रेसिपेंट द सप्लायर आर नॉट रिलेटेड पर्सन, यानी कि जो आपका सप्लायर है और जो रेसिपेंट है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? मतलब आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, आपका घर का पर्सन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर जो हम आगे करेंगे उसको कि रिलेटेड पर्सन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और क्या है दूसरा? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, यानी कि जो प्राइस है ना वो मतलब सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये नहीं है आपने किसी को ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए फ्री में कोई गिफ्ट दिया है तो उसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी होगी नहीं, वो मानी नहीं जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ की सप्लाई कर रहे हो आप, गुड्स की या सर्विसेज की, तो उसमें प्राइस जरूर होना चाहिए। प्राइस आपको लेके चलना है, साथ में प्राइस कंसिडरेशन जरूर होनी चाहिए। तो एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं? एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेसिस फॉर वैल्यूएशन, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। वैल्यूएशन का बेस होना चाहिए जो प्राइस एक्चुअली जो पे होगा, पेड होगा या फिर पेएबल होगा वो प्राइस। और कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट है बेसिस फॉर वैल्यूएशन। बेसिस देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(1), ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द बेसिस फॉर वैल्यूएशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो हमने मान लिया कि 15(1) के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे बेस करती है। एग्जांपल देख लीजिए आप, XYZ इज मैन्युफैक्चरर ऑफ पंजाब सेलिंग टूल्स एंड हार्डवेयर लाइक ड्रिल्स, पॉलिशेस, पेड्स एटसेट्रा, ये बेच रहे हैं ये। ठीक है, इट सेल्स पावर ड्रिल्स टू ABC ऑफ पंजाब है होलसेलर, द MRP इज 11,000 बट ABC सेल्स 6,000। देखो MRP 11,000 रुपये का था, बेचा उसने 6,000 का। अज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल अंडर GST। देखो अब हमें क्या करना है, वैसे 11,000 का MRP था, 6,000 रुपये में उसने बेचा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? कितने रुपए में ट्रांजेक्शन हुआ वो जो ड्रिल्स थी कितने रुपए में ट्रांजेक्शन हुई? 6,000 रुपये में। तो वैल्यू जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो क्या कहलाई? 6,000। और 6,000 पे फिर हमने 9% CGST और 9% SGST लगा दिया, 540 540, तो हमारा टोटल बन गया 7,080 रुपये। ये उसका प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। और दूसरा है जो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए एसेंशियल्स क्या क्या चाहिए हमें? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, यानी कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो उसमें जो एक्चुअली में जो प्राइस आपको पे करना है तो वो प्राइस होना चाहिए, प्राइस कंसिडरेशन में होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू अंडर GST, टोटल अमाउंट पेबल, और प्राइस इंक्लूड प्राइस एक्चुअली पेड और प्राइस पेबल। देखो GST में वैल्यू कैसे निकलेगी? जितना भी टोटल अमाउंट पेबल है, यानी 7,080 जो पीछे आया है, और प्राइस में इंक्लूड क्या होगा? प्राइस एक्चुअली पे या फिर प्राइस पेबल जो आने वाले टाइम में पेबल होगा। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल दे रखा है, एन ऑडिट फर्म बेस्ड इन पंजाब अंडरटेक्स एन ऑडिट असाइनमेंट ऑफ हिज क्लाइंट बेस्ड इन ऊना। देखो एक ऑडिट फर्म है
बेस्ड इन पंजाब, पंजाब में है जो, और उसने एक ऑडिट का असाइनमेंट लिया है जो कि ऊना में जाके उसको करना है ऑडिट. इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज मेंशन्ड दैट ऑडिट फीस विल बी 2 लाख एंड अरेंजमेंट ऑफ टैक्सी बाय द क्लाइंट विच मे बी वर्थ 10,000 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर. देखो इसके अंदर इंक्लूजन हो गया कि 2 लाख रुपए तो उसकी फीस है, प्लस में वो ये कहता है कि क्लाइंट से ही, जो पंजाब वाला, जो पंजाब बेस्ड है जो ऑडिट फर्म, वो कहती है ऊना वाले जो भी क्लाइंट को कि आप 10,000 रुपये की टैक्सी के पैसे भी आप ही देंगे. तो देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनता है, ऑडिट फीस तो 2 लाख की होती है, और जो अरेंजमेंट के लिए जो एक्सपेंसेस बने यानी टैक्सी के जो पैसे लगे 10,000 वो भी हो गए, टोटल हो गई जो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,10,000 की. ठीक है. और कंडीशन कौन कौन सी है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू. प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल इज एक्सेप्टेड एज वैल्यू अंडर जीएसटी इफ ड्यूअल कंडीशन आर सेटिस्फाइड. देखो दो ही कंडीशन वही वाली हैं कि रिसिपेंट और जो सप्लायर है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस कंसिडरेशन होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए, मतलब प्राइस जरूर होना चाहिए. अब कौन कौन सी कंडीशन है, यानी कि अब देखो यहाँ पर एक और अलग क्वेश्चन बनता है कि सप्लायर एंड रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पर्सन. तो रिलेटेड पर्सन होते कौन कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हु आर रिलेटेड पर्सन्स. मतलब आपका एक अलग क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, कभी कभी इसको बड़ा बना के भी दे सकते हैं, 2-3 और क्वेश्चन अटैच करके कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं. तो कोई भी अपने ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं हमारे. ठीक है. और मतलब कि यानी कि आप जब सप्लाई कर रहे हो तो सप्लायर और रेसिपेंट, यानी कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम मान लो हम रेसिपेंट हैं, तो हमारे सप्लायर हमारे कोई ऑफिसर और हमारे कोई डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, हमारे कोई पार्टनर नहीं होने चाहिए. यानी सप्लायर और रेसिपेंट का जो जो रिलेशन है वो ऑफिसर और डायरेक्टर का नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स का नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, ऑनर का नहीं होना चाहिए, और किसी और पार्टी के द्वारा दोनों कंट्रोल नहीं होने चाहिए, या फिर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल नहीं होने चाहिए दोनों, और या फिर दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हुए नहीं होने चाहिए, और सेम फैमिली के मेंबर भी नहीं होने चाहिए सप्लायर और रेसिपेंट. और कुछ अदर्स बनते हैं कि पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर इन दैट वन इज अ सोल एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का भी रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में. तो ये होता है रिलेटेड पर्सन की कंडीशन. ठीक है. आगे देखिए, ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको रिलेटेड पर्सन का. आगे आ जाइए. अब हम करते हैं सेक्शन 15(2). 15(1) हमने कर लिया है कंप्लीट कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वाला. ट्रांजैक्शन वैल्यू में दूसरा 15(2) क्या था कि कंपल्सरी इंक्लूजन क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर. इन सिंपल वर्ड्स एनी टैक्सेस, फीस, चार्जेस लेविड अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी लॉ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन एंड पैकिंग इनकर्ड बाय द सप्लायर, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट एंड डायरेक्ट सब्सिडीज आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द प्राइस इफ नॉट ऑलरेडी एडेड टू अराइव एट द टैक्सेबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(2) द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड. देखिए कंपल्सरी इंक्लूजन क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर. कोई भी आपने टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस और चार्जेस पे करें अदर देन जीएसटी, तो वो सब इंक्लूड होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर. और 15(2)(b) क्या बोलता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑन बिहाफ सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपेंट ने जो भी खर्चा किया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा. और कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है, पैकेजिंग रास्ते में ख़राब हो गई है तो नई पैकेजिंग करवानी पड़ गई आपको, तो उसका भी जो भी खर्चा होगा वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगा. सेक्शन 15(2)(d) बोलता है इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट. अगर आपने डिलेड पेमेंट करी है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस लगी है तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगा. 15(2)(e) बोलता है कोई भी सब्सिडीज हैं वो भी आपके जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होगी. तो ये बोलता है. अब आ जाओ टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, यानी कि 15(2) सेक्शन ए. टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस एंड चार्ज अदर देन जीएसटी फ्लो चार्ट में. टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस एंड चार्ज 15(2)(a इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई
वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, ऑल टैक्सेस ड्यूटी सेसेस फीस एंड चार्ज लेविड अंडर एनी प्रीवियस लॉ, मतलब जीएसटी के को छोड़कर कोई और लॉ के अंदर आते हैं वो टैक्सेस विच आर सबस्यूम्ड इन जीएसटी, और कुछ ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो जाते हैं, मतलब अंदर ही आ जाते हैं वो, और नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कौन से इंक्लूड नहीं होंगे टैक्स ड्यूटी और सेसेस, टैक्सेस लेविड अंडर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, मतलब कि ये वाले इंक्लूड नहीं होंगे वैल्यू सप्लाई में, क्योंकि ये तो आगे लगेंगे, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जो भी आईजीएसटी है वो सारे इसके अंदर ऐड नहीं होंगे वैल्यू के अंदर। क्यों ऐड नहीं होंगे? क्योंकि वैल्यू के ऊपर तो ये सब चीज़ें लगेंगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी वैल्यू के ऊपर लगेंगे, तो वैल्यू के अंदर हम कैसे ऐड कर सकते हैं? ये चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो रेसिपेंट ने भाई वहन किए हैं सप्लायर के बिहाफ पे, लिएबल टू पे अमाउंट और एक्सपेंसेस सप्लायर, अमाउंट और एक्सपेंसेस आर पेड बाय रेसिपेंट, यानी कि जो भी अमाउंट और एक्सपेंसेस पे किए हैं रेसिपेंट ने वो सप्लायर उसके लिए लिएबल होगा पे करने के लिए। सच अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, अगर रियल में जो प्राइस पे हुआ है उसके अंदर अगर वो ऐड नहीं है तो इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई भी मान लो रास्ते में कोई पैकेजिंग वगैरह ख़राब हो गई है, उसमें जो खर्चा लगा वो, कोई रास्ते में जाते जाते कोई कमीशन ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ी, वो सब चीज़। अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर कोई कमीशन वगैरह, कोई अमाउंट वगैरह जो चार्ज हो गई सप्लायर से, वो सब इंक्लूड होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो इंसिडेंटल यानी कि जब सप्लाई करते टाइम कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस लग गए तो वैल्यू सप्लाई के अंदर ऐड होगा, ठीक है। interest or late fees or penalty for delayed payment, if payment of any consideration is delayed, interest charged or late fees charged or penalty charged included in the value of supply, कोई भी पेनल्टी लगेगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगी। सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कोई भी सब्सिडीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं होगी, और अदर एनजीओ की कोई भी सब्सिडीज होगी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो अगर डायरेक्टली लिंक करती होगी प्राइस से तो वो ऐड होगी वैल्यू सप्लाई में, अगर डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होगी, लिंक नहीं होगी प्राइस से तो वो इंक्लूड नहीं होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। ये वही सेम है सारा। अब आ जाइए एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आप क्या क्या कौन कौन से डिस्काउंट हटाकर, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, यानी सप्लाई के टाइम या सप्लाई के टाइम से पहले जो भी डिस्काउंट होंगे वो नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे वो, यानी कि माइनस कर दिए जाएंगे। इफ़ डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर जो डिस्काउंट है रिकॉर्ड करे गए हैं इनवॉइस के अंदर। और आगे देखिए डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई के बाद कोई डिस्काउंट दिया गया है नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉलोइंग टू कंडीशन आर मेट, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं दिए जाएंगे, वो नहीं इंक्लूड किए जाएंगे अगर दो कंडीशन फुलफिल होती हैं। कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड डिस्काउंट इज लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइस, कि अगर जैसे कि आगे आने वाले टाइम यानी सप्लाई होने के बाद अगर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, कि एग्रीमेंट होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई से पहले या टाइम ऑफ सप्लाई तक, मतलब जब हो रहा है, और डिस्काउंट जो है वो रेलेवेंट इनवॉइस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है।
और दूसरा है आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट रिवर्स्ड बाय द रेसिपेंट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल हैं टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट रिवर्स्ड बाय द रेसिपेंट। जो रेसिपेंट है वो रिवर्स कर रहा हो, आईटीसी मतलब जो है आईटीसी अपने क्लेम को अकाउंट जो एट्रीब्यूट है उसको डिस्काउंट को रिवर्स कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्काउंट बिफोर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, डिस्काउंट आफ्टर द टाइम ऑफ द सप्लाई, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए और एग्रीमेंट एंटर इनटू बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। दो कंडीशन को आप फुलफिल करोगे। और अब देखो आगे क्या बोलता है, इफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू सेक्शन 15(1) इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(4) वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल। तो देखिए अब हमने 15(4) आ गया यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन रूल इफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू बेसिस इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जब 15(1), 15(2), 15(3) अप्लाई नहीं होता तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी पड़ेगी, 15(4) को अप्लाई करके सेक्शन। और 15(4) में क्या है, वैल्यूएशन रूल्स हैं कुछ जीएसटी के 2017 जो भी डिटर्मिनेशन 2017 वैल्यूएशन रूल्स हैं उनको फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो अब देखो कौन कौन से रूल हैं जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू section 15(4) where the value of supply of goods or services or both cannot be determined under section 15(1) the same shall be determined by application of valuation of rules। तो देखो क्या रूल्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई, यानी कि पहले सबसे पहले हमारे क्या फर्स्ट स्टेप लगाएंगे, 15(1), 15(2) और 15(3) अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई हो ही नहीं रहे। इफ ट्रांजेक्शन वैल्यू बेसिस नॉट एप्लीकेबल, 15(1), 15(2) और 15(3) से हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल ही नहीं रही, वैल्यूएशन हो ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप टू अप्लाई वैल्यूएशन रूल, फिर हमें वैल्यूएशन रूल लगाने पड़ेंगे। तो वैल्यूएशन रूल देखो कौन कौन से हैं, वैल्यूएशन रूल कुछ एक 3, 6 और 3, 9, कुछ एक 9 रूल्स हैं जो कि हमें अप्लाई करने पड़ेंगे रूल नंबर 27 से रूल नंबर 35 तक। तो रूल नंबर 27 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। देखो वहाँ पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, मतलब कि सप्लाई की पैसे कितने रुपए की है वो सप्लाई रियल में, उसको हम कैसे कंसीडर करें जबकि वो सारी मनी के टर्म्स में है ही नहीं, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, रूल नंबर 27(a), ये हम ऐसा करते हैं एक और नई वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने सारे रूल्स इसके अंदर कराए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई वीडियो बनाते हैं जो कि सिर्फ रूल से रिलेटेड होगी, जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर रूल्स, ये वाली वीडियो नेक्स्ट में बनाते हैं जिसमें सेक्शन 15(4) कवर हो जाएगा। तो इतने आज की जो ये वाली वीडियो है पार्ट नंबर 1 वीडियो, उसके अंदर हमने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के जो भी 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3 रूल्स कवर कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे नेक्स्ट रूल हैं जो जीएसटी के 2017 के जो भी रूल्स हैं उसको हम कवर करेंगे रूल नंबर 27 से रूल नंबर 35 तक। तो आई होप स्टूडेंट जो ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है यहाँ से आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।